हेलो। इसके पहले आपने टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग पिछले वीडियो में पढ़ लिया है, यानी कंसेप्ट क्लियर हो गई होंगी कि अकाउंटिंग में 3 प्रकार की मुख्य अकाउंटिंग है। एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा कॉस्ट अकाउंटिंग, तीसरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अभी हम चालू करने जा रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, क्योंकि आपके कोर्स में कॉस्ट अकाउंटिंग है। फिर जो बच्चे अभी कॉमर्स पढ़ के आए होंगे बीबीए में, वो या उनके मन में एक प्रश्न आया होगा कि सर 11th क्लास में 12th क्लास में हम क्या पढ़े? वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग था। 11th 12th में आप जो पढ़े वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग था, और अभी हम पढ़ने जा रहे कॉस्ट अकाउंटिंग। अभी कुछ बच्चे बीबीए में जब ज्वाइन होते हैं तो वो उनका 12th क्लास का बैकग्राउंड कॉमर्स का नहीं रहता। कुछ बच्चे साइंस से आते हैं, कुछ पॉलिटेक्निक से आते हैं, कुछ बच्चे आर्ट फैकल्टी से आते हैं। तो दूसरे फैकल्टी से जो बच्चे आए उनको ये मालूम ही नहीं रहता कि अकाउंट होता क्या है। तो उनके लिए मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि अकाउंट की जो 3 टाइप आपको मैंने बताए इसके पहले की वीडियो में, उसमें से कॉस्ट अकाउंटिंग ये थोड़ा सा सिंपल है और इसमें ज़्यादा टेक्निक्स अकाउंटिंग की डबल एंट्री सिस्टम का उपयोग नहीं होता, इसलिए आपके लिए नया जरूर है ये। मैं आराम से भी पढ़ाऊंगा, यहाँ तक कि पहला चैप्टर मैं बहुत ही आराम से पढ़ाऊंगा, यानी इतने आराम से कि आप बोर हो जाओगे, लेकिन समझेगा जरूर। तो अभी अकाउंटिंग जिन बच्चों के लिए नवीन सब्जेक्ट है वो सभी ध्यान देके सुनो। कॉस्ट अकाउंटिंग में विभिन्न चैप्टर्स है। ये आपको इसमें के कुछ चैप्टर बीबीए में पढ़ना है, आपको कुछ चैप्टर आपको एमबीए में पढ़ना है, कुछ चैप्टर आपको एमकॉम में भी पढ़ना है। बहुत बड़ा अकाउंटिंग है। तो आपके कोर्स में जो भी 3-4 चैप्टर है बीबीए पार्ट 1 में, उसमें से पहला चैप्टर में शुरू करने जा रहा हूं, वो है कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट, COST कॉस्ट, SHEET शीट। अभी पहले ये बताना चाहूंगा कि कॉस्ट शीट बनाते क्यों हैं, इसकी यूटिलिटी, उपयोगिता क्या है, और ये कहाँ पर हमको इंडस्ट्री में काम में आती है। तो देखो, कॉस्ट अकाउंटिंग का पहला बेसिक चैप्टर कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट वे ही लोग या व्यापारी बनाते हैं जो वस्तुओं का प्रोडक्शन करते हैं। यानी कॉस्ट शीट का उपयोग उन्हीं लोगों के लिए है जो मैन्युफैक्चरर है, यानी वस्तु का प्रोडक्शन करते हैं। उनके लिए कॉस्ट शीट
बहुत यूजफुल है। क्यों? मान लेते हैं कि आप एक फैक्ट्री की छोटे से कारखाने के ओनर हो, मालिक हो। छोटा सा कारखाना है, बड़ा भी हो सकता है। आप एक छोटे कारखाने के ओनर हो, मालिक हो, और आप अपने कारखाने में मान लो फैन, FAN, फैन का प्रोडक्शन कर रहे हो, फैन का उत्पादन कर रहे हो। तो बच्चों, अगर आप कारखाने के मालिक हो और कारखाने के अंदर पंखे बना रहे हो, तो ये पंखे आपको मार्केट में बेचना पड़ेगा। और ये पंखे मार्केट में जब बेचने को निकलोगे, तब आपको ये मालूम होना जरूरी है कि आपके कारखाने में एक पंखा कितने रुपए में तैयार हो रहा, कौन से कॉस्ट पर तैयार हो रहा। कॉस्ट यानी ओरिजिनल कॉस्ट, यानी अपने ही कारखाने में बनने वाली वस्तुएं कौन से कीमत पर बन रही, ये जब तक आपको मालूम नहीं होगा, तब तक आपका प्रोडक्शन, आपके कारखाने का प्रोडक्शन मार्केट में बेच नहीं पाओगे। बात कहाँ पर आ गई? यू आर द मैन्युफैक्चरर ऑफ द फैन, एंड आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग वर्क you want to know, KNOW, know the original cost of fan. And for finding out the original cost of that fan, we have to prepare, or you have to prepare the cost sheet. मतलब आप एक कारखाने के मालिक हो, कारखाने में पंखे बनाते हो, वो पंखे में मार्केट में बेचना चाहते हो, तो वो पंखा मार्केट में बेचने के पहले आपके कारखाने में वो कितने रुपए में तैयार हुआ, ये आपको मालूम होना जरूरी है। और ये कीमत मालूम करने के लिए कॉस्ट शीट का उपयोग किया जाता है। मतलब इन वेरी सिंपल वर्ड्स, cost sheet is useful for the calculation of original cost of production and for the determination of selling price. तो अभी हम cost sheet कैसी बनती है, कौन कौन से स्टेप से बनती है, इसका डिस्कशन मैं आपके साथ करूंगा। अब जो बच्चे अभी 12th कॉमर्स पास हो के आए, उनके लिए भी ये टोटली नया है, और जो 12th कॉमर्स में नहीं थे उनके लिए भी नया है। फर्क कितना है? कॉमर्स के जो बच्चे पास हो के आए हैं, 12th पास हो के, उन लोगों को आइटम के नाम मालूम है कि मटेरियल क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, यानी ये टेबल के अंदर जो आइटम आने वाले हैं उसकी डेफिनेशन 12th कॉमर्स पास होके जो बच्चा है उनको मालूम है। पर BBA पार्ट 1 में जितने भी यहाँ पर क्लास ज्वाइन कर चुके हैं, उसमें से बहुत सारे बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं हैं। इसलिए मुझे ये टेबल पढ़ाते समय हर चीज का शॉर्टकट में तो भी स्पष्टीकरण देना होगा। तो बच्चों, कॉस्ट शीट ये है। अभी क्लास चालू
पढ़ाना चालू करने के पहले, डिस्कशन चालू करने के पहले मुझे इंफॉर्मेशन मेरे ऑफिस से दी गई कि आपको यानी BBA पार्ट 1 के बच्चों को कॉस्ट शीट का फॉर्मेट नोट्स मिल चुकी है। तो बच्चों अभी आपके सामने वो जो नोट्स आपको मैडम लोगों ने दिया है वो लेके बैठो और देखो उसमें पहला पॉइंट है कॉस्ट शीट। यहाँ पर इधर लिखा है, क्या लिखा है, प्रोडक्शन, इधर लिखा है पीरियड। ये क्या है? कॉस्ट शीट एक टेबल का नाम है, शीट यानी स्टेटमेंट, कॉस्ट यानी क्यू, प्रोडक्शन और पीरियड क्या है। मान लीजिए कि आपको प्रॉब्लम 1 महीने का दिया, 1 महीने का, तो यहां पर लिखोगे 1 मंथ कि इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो आपके कारखाने की है 1 महीने की, और उस 1 महीने में तुम्हारे कारखाने में कितनी वस्तुएं बनी। मान लो 400 वस्तुएं बनी, तो ये हो गया 400 यूनिट, यूनिट यानी वस्तु। तो क्या हो गया, अभी आपको प्रॉब्लम मान लो 1 महीने का दिया था, वहां लिखोगे 1 महीना, और 1 महीने में जितने वस्तु बनाएंगे वो लिखेंगे यहाँ पर। अभी इतना होने के बाद, हाँ, कभी 6 महीने का प्रॉब्लम आया तो 6 महीने प्रोडक्शन अलग रहेगा, 1 साल का प्रॉब्लम आया तो 1 साल का प्रोडक्शन यहाँ लिखोगे। इस तरह से ये टेबल बना के रखना है जो आपके सामने है। इस टेबल को अभी मैं समझाना चालू कर रहा हूं। अभी इस टेबल के कॉलम के नाम है आपके पास मौजूद है। पहला आइटम कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम यानी कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम को दे सकते हैं, चालू करो। पहला आइटम कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, इसका मतलब कंज्यूम का मतलब क्या, कंजम्पशन का मतलब है उपयोग में लाना, उपयोग करना। देखो आपके यहां आज सवेरे 5 लीटर दूध मम्मी ने लिया, वो हो गया परचेज, पर उसमें से आप केवल 200 मिलीग्राम ग्राम पी लिए, तो वो हो गया आपका कंजम्पशन। परचेज किया 5 लीटर, पर आपको दिया मम्मी ने केवल 200 ग्राम, तो कंजम्पशन हो गया 200 ग्राम। मतलब परचेज और कंज्यूम में अंतर है। परचेज करना अलग चीज है, कंज्यूम करना अलग चीज है। जैसा आपने स्कूटर के पेट्रोल टैंक में पेट्रोल भर दिया 5 लीटर, वो परचेज हो गया, पर दिन भर में केवल 1 लीटर खत्म किया, वो कंज्यूम हो गया। कंजम्पशन म्हणजे वास्तविक उपयोग में लाना। तो अभी देखो 1 महीने में यह समझकर चलते हैं कि 1 महीना पीरियड है। 1 महीने में 400 वस्तु बनाने के लिए कितने रुपए का मटेरियल उपयोग में लाया, कंजम्पशन में लाया।
आपका पीरियड 1 महीना है, वस्तुएं बनाई 400, तो 1 महीने में 400 वस्तु बनाने के लिए कितने रुपए का मटेरियल कंज्यूम किया? तो कैसा निकालना? देखो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। पहले मैं ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि नॉन कॉमर्स वाले बच्चे यहाँ पर है। ओपनिंग यानी शुरू में, क्लोजिंग यानी आखिरी में। 1 महीने का प्रॉब्लम अगर है तो ओपनिंग स्टॉक होगा महीने के पहले दिन का, और क्लोजिंग स्टॉक होगा उसी महीने के आखिरी के दिन का। 1 साल का प्रॉब्लम अगर होगा तो ओपनिंग स्टॉक होगा साल का पहला दिन, और क्लोजिंग स्टॉक होगा साल का आखिरी का दिन। तो ओपनिंग का मतलब है शुरू में, पहले दिन, चाहे वो महीने का पहला दिन होगा या साल का पहला दिन होगा। फिर उसके बाद उसमें प्लस करना परचेस ऑफ मटेरियल, यानी मान लेते हैं कि ओपनिंग स्टॉक 1000 रुपए का था, और आपने मार्केट से गुड्स पर रॉ मटेरियल परचेस करके लाया, मान लीजिएगा 12,000 का, प्लस कैरेज इनवर्ड। अभी कैरेज इनवर्ड कॉमर्स वालों को मालूम है। मार्केट में माल परचेज करने के बाद मार्केट से वो माल ऑटो रिक्शा में या बैलगाड़ी में या छोटे ट्रक में डालकर कारखाने में लाना पड़ता है। तो 12,000 रुपए का माल होलसेल मार्केट से आपके कारखाने तक लाने के लिए जो एक्सपेंडिचर किया होगा उसको बोलते हैं कैरेज इनवर्ड। मान लेते हैं कैरेज इनवर्ड है 500 रुपए। उसके बाद ऑक्ट्राय। अभी ऑक्ट्राय जो है, या ऑक्ट्राय शब्द आपके लिए थोड़ा पुराना होगा। बहुत सारे शहरों में से ऑक्ट्राय बंद हो गया, और कहीं आज भी चालू है। ऑक्ट्राय क्या होता है? देखो, दूसरे सिटी में से, शहर में से अपने शहर में अगर कुछ वस्तुएं लेके आना है तो गांव के बॉर्डर पे एक कारपोरेशन का नाका होता है, ऑक्ट्राय का ऑफिस होता है। वहां पर आपको ऑक्ट्राय देना पड़ता। फिलहाल नागपुर में ऑक्ट्राय नहीं लगता, बहुत सारे सिटीज में नहीं लगता, पर पहले लगता था। ऑक्ट्राय का मतलब सीधा है दूसरे गांव से अपने गांव में माल लाने के लिए गांव के बॉर्डर पर जो पेमेंट करना पड़ता है उसको ऑक्ट्राय या एंट्री टैक्स बोलते हैं। मान लो नहीं है, फिर हमारी टोटल हो गई 13,500। अभी उसमें से माइनस क्या क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। ये मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? मैंने बताया ना, पहले दिन जो होता है वो ओपनिंग, आखिरी दिन होता है वो क्लोजिंग। मान लो क्लोजिंग स्टॉक बचा है
500 रुपए का, फिर माइनस सेल ऑफ स्क्रैप मटेरियल। स्क्रैप मटेरियल का मतलब क्या? बेकार मटेरियल। ये क्या होता है? देखो देखो, आप घर में गोभी लाते हो, फ्लावर, उसमें से मम्मी जब उसको काटती है तो गोभी कम रहती है सब्जी के लिए और कचरा ज़्यादा रहता है, तो वो कचरा उसको स्क्रैप बोलते हैं। फिर आप बोलेंगे इसको बेचते क्या सर? मैंने एग्जाम्पल दिया, वो कचरा है। ऐसा बड़े बड़े कारखाने में कुछ रॉ मटेरियल बेकार निकलता है, स्क्रैप हो जाता है, बेकार हो जाता है, उसको बेचते हैं। बेचने से कुछ पैसा मिलता है, वो इनकम का आइटम है, उसको भी माइनस करते हैं, मान लो नहीं है। फिर माइनस करना है एम्प्टी बैग्स। आप बोलेंगे सर एम्प्टी बैग्स क्या होते? एम्प्टी म्हणजे रिकामे, एम्प्टी म्हणजे खाली। ये क्या होते हैं? देखो, आपके घर में अगर अनाज लाते होंगे डैडी, चावल लाते होंगे, चावल के बोरी में 50-25 किलो की बैग आती बोरी, वो चावल खाने के बाद वो बैग खाली हो जाती है। उसी तरह बड़े बड़े कारखाने में बैग में भर के सामान आता है, मटेरियल आता है, मटेरियल निकाल लिया कि वहाँ पर फिर खाली बैग बचती है, तो वो बैग अपने काम की नहीं रहती, तो उसको बेच डालते हैं। बेचने से मिलता है इनकम, वो यहाँ से माइनस होगा। मान लेते हैं कि वो भी यहाँ पर नहीं है, माइनस मटेरियल सोल्ड। अभी ये मटेरियल सोल्ड क्या है? एक आधा सामान मटेरियल अगर आपने बेचा, आप बोलेंगे हम क्यों बेचेंगे? तो मान लो आपके कारखाने में, फैक्ट्री में कुछ मटेरियल आपने ट्रक भर लेके आए और बाद में ऐसा लगा कि कुछ मटेरियल अपने काम का नहीं है या ज़्यादा का है, तो आप उसको बेच डालोगे। बेचने से जो पैसा मिलेगा वो इनकम है, उसको बोलते हैं मटेरियल सोल्ड। फिर उसके बाद फिर माइनस में है बाय प्रोडक्ट। ये बाय प्रोडक्ट क्या होता है? बाय प्रोडक्ट यानी क्या? मुख्य वस्तु का प्रोडक्शन करते करते, मुख्य वस्तुओं का प्रोडक्शन करते करते जो बेकार माल, बेकार मटेरियल बच जाता है, उससे दूसरा प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको बोलते हैं बाय प्रोडक्ट। जैसा देखो, एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूं जो आपको समझेगा। ये स्टील की एक शीट है, शीट यानी शीट, पतरा जिसको बोलते हैं, स्टील की शीट है, और आप कारखाना चलाते हो स्टील की
थालियाँ बनाने का। थाली का मतलब क्या होता है मालूम है ना, जिसमें आप खाना खाते हो। प्लेट बनाना, तो ये प्लेट ऐसी गोल बनती है। तो ये जो गोल प्लेट बनती है, ये तुम्हारा मेन प्रोडक्ट है, क्योंकि आपको आपके कारखाने में प्लेट बनाना है। तो क्या होती है, स्टील की शीट आती है, मशीन के ऊपर रख देते हैं सर, और ऊपर से एक मशीन का हिस्सा आता है, उसको दबा देता है। दबाने से क्या होता है, गोल गोल टुकड़े अलग हो जाते हैं, जिससे क्या बनती बाद में थाली। पर उसी वक्त ये स्टील की जो आपकी क्या थी, प्लेट थी, उस प्लेट के छोटे छोटे टुकड़े बनते हैं। हालांकि ये जो छोटे छोटे टुकड़े आपको दिखते हैं, ये बेकार नहीं है। ये भी अच्छा स्टील है, ये भी अच्छा स्टील है, लेकिन इसकी बड़ी प्लेट नहीं बनती। तो फिर इस छोटे छोटे टुकड़ों से छोटी छोटी कटोरियाँ बनाते हैं। कुछ कंपनियां स्पून, चमचे बनाते हैं। तो ये कटोरियाँ छोटी छोटी या चमचे, स्पून, ये बाय प्रोडक्ट हो गए। यानी मेन प्रोडक्ट बनाते बनाते मुख्य उत्पादन क्या है, स्टील की प्लेट बनाना। उसको बनाते बनाते जो बाल निकलता है, कभी वो अच्छा रहता है, कभी नहीं, उससे दूसरी वस्तुएं बनाते हैं, उसको बोलते हैं बाय प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बनाते 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 बचे हुए माल से, बेकार माल से दूसरा प्रोडक्ट बनाना, उसको बोलते हैं बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट भी इनकम का आइटम है। देखो, पुराने ज़माने में आपके डैडी या आपके दादा टेलर के पास कपड़े सिलाने को डालते थे। क्या प्रथा थी पहले? कपड़े की दुकान में जाना, फिर कपड़े की दुकान में जाकर कपड़ा लेना, फिर टेलर के पास जाना, टेलर को मेजरमेंट देना, फिर टेलर क्या करता, कपड़े सिला के देता। आपका कपड़ा काटता हो, कपड़ा काटते काटते जो चिंदिया बचती है, छोटे छोटे टुकड़े बचते हैं कपड़े के, उससे वो छोटे बच्चों के कपड़े बनाता। कभी खिलौने में डॉल्स होती है ना, उसके कपड़े बनाता। वो हो गया बाय प्रोडक्ट। समझ गए होंगे आप बाय प्रोडक्ट का अर्थ क्या होता है। बेचते हैं उसको, वो हमारा इनकम है। फिर माइनस है इसके बाद वाला आइटम, मटेरियल रिटर्न। जिस दुकान से आपने सामान लाया, मटेरियल लेके परचेस करके आए थे, उस दुकान को आपने कुछ मटेरियल वापस कर दिया। उसको बोला कि भाई, तूने 100 बोरे माल भेजा था, उसमें से 3-4 बैग बोरे बहुत बेकार है, वापस लेके जाओ। वापस कर देते हो, उसके कारण आपका एक्सपेंडिचर कम होता है। और आखिरी में है एबनॉर्मल लॉस। अभी लॉस का अर्थ तो आप समझ गए, लॉस यानी नुकसान। एबनॉर्मल लॉस का अर्थ, एबनॉर्मल का मतलब होता है असामान्य, जो नॉर्मल नहीं है। ये क्या होता है, आपकी मम्मी खाना पकाते पकाते एक आधे दिन सब्जी में कुछ गड़बड़ हो जाती है,
तो गड़बड़ होगी या अपेक्षा नहीं थी, पण हो गई, एबनॉर्मल थिंग्स हो गई। आप 4-5 दोस्त खड़े हो, बैठे हो, डिस्कशन कर रहे हो, उसमें से एक आदि की हरकतें नॉर्मल नहीं है, वो पागल के जैसा कर रहा है। क्या हो गया वो? एबनॉर्मल। एबनॉर्मल का मीनिंग है अनएक्सपेक्टेड। जिस लॉस का आपने अपेक्षा नहीं की थी, पर जो हो चुका है वो एबनॉर्मल लॉस है। एबनॉर्मल लॉस का बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा प्रोसेस अकाउंट में, अगला चैप्टर है ये। तो अभी देखो, मटेरियल कंज्यूम, एक महीने में 400 वस्तु बनाने के लिए कितने मटेरियल लगा, कितने मटेरियल का उपयोग हुआ, ये देखने के लिए 4 आइटम की टोटल करना है और 1 2 3 4 5 6 7 आइटम आपने माइनस करना है। प्लस माइनस करने के बाद जो मिलेगा उसको बोलेंगे हम। मान लो आखिरी में यहां पर आया 9000। इसका मतलब क्या हुआ? एक महीने में 400 वस्तु बनाने के लिए 9000 रुपए का मटेरियल आपको लग गया, कंज्यूम हो गया, उपयोग में लगा। तो इस तरह से पहला आइटम निकाला जाता है। घबराने की जरूरत इसलिए नहीं, इसमें पूरे आइटम कभी नहीं आते। तो मैं लगभग 46 इयर्स का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। लगभग 30-40 किताबें मेरे मार्केट में है अकाउंट्स की। इतना सारा एक्सपीरियंस होने के कारण ये डिटेल में फॉर्मेट है। इतना बड़ा फॉर्मेट मेरे किताब के अलावा और कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, एक आधे गाइड में मिल जाएगा जो मेरे किताब से चोरी करते हैं। तो एक्सपीरियंस के आधार पर बना है। तो मटेरियल कंज्यूम निकालने के लिए 4 आइटम प्लस और इतने सारे माइनस। पर हमेशा इतने आइटम आते नहीं। आने वाले कौन से है? देखो, ओपनिंग स्टॉक हमेशा आएगा, परचेस आएगा, क्लोजिंग स्टॉक आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रैप आएगा। पर अपना नॉलेज होना। क्यों? कल चलकर अगर आप इंटरव्यू देने गए तो अपने को नॉलेज पूरा होना। मैंने डिटेल में पढ़ा दिया है। इतना डिटेल आपको बीबीए में नहीं है, पर मैंने पढ़ा इसलिए दिया कि आगे एमबीए में काम में आने वाला है। मैं बीबीए के बैच को पढ़ाते समय मेरा टारगेट रहता है एमबीए और एमकॉम में जब ये बच्चे जाएंगे तब उनको दूसरा क्लास लगाने की आवश्यकता न हो। अभी आइटम नंबर 2, डायरेक्ट वेजेस। अभी डायरेक्ट वेजेस क्या है? देखो, कारखाने में कारखाना चलाने के लिए, फैक्ट्री चलाने के लिए आपको वर्कर्स की मदद लेना पड़ता है। आजकल ऑटोमेटिक मशीनें आने के कारण वर्कर्स लोग कम लगते हैं, पर पहले बहुत ज़्यादा लगते थे। पर लगते पहले भी थे और लगते आज भी हैं। तो तुम्हारे कारखाने के अंदर जो वर्कर्स लोग काम करते हैं, जो वस्तु के प्रोडक्शन में मदद करते हैं, तुम्हारे कारखाने में, ऑफिस में कुछ को वो नहीं होना। वस्तु का प्रोडक्शन करते समय मशीन के आजू बाजू में जो लोग काम करते हैं उनको कुछ पेमेंट करना पड़ता है। उसको बोलते हैं डायरेक्ट वेजेस, या उसका दूसरा नाम है, देखो, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस या प्रोडक्टिव वेजेस या फैक्ट्री वेजेस।
यानी एक तो डायरेक्ट वेजेस के नाम से आएगा या ये तीनों दूसरे नाम से आएगा। ये डायरेक्ट वेजेस यहां पर आपने मिला देना है। अभी डायरेक्ट वेजेस मैंने आपको बता दिया कि मशीन के आजू बाजू में काम करने वाले जो वर्कर्स होते हैं उनको जो पेमेंट हम देते हैं उसको डायरेक्ट वेजेस बोलना है, कहना है। क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्शन के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड है। अगर वो छुट्टी पर जाते हैं तो प्रोडक्शन का काम डिस्टर्ब होता है। लेकिन ध्यान में रखना, एक और वेजेस होती है इनडायरेक्ट वेजेस, INDIRECT, इनडायरेक्ट वेजेस। अभी ये क्या होती है? देखो, आपके मोहल्ले में, सुंदर एग्जांपल देता हूं, आपके मोहल्ले में कोई बिल्डिंग का काम चालू होगा, आपके मोहल्ले में नहीं होगा तो दूसरे मोहल्ले में जाके देखो, वैसा मोहल्ले घूमने में एक्सपर्ट हुआ। तो आपके मोहल्ले में, मोहल्ला का मतलब एरिया, किसी ना किसी बिल्डिंग का काम चालू होगा। उस बिल्डिंग में दिन भर वर्कर्स लोग काम करते होंगे। कुछ लोग टोकने उठाते होंगे सीमेंट के, रेती के, कुछ लोग ईंटें लेके जाते होंगे, मिस्त्री होगा, बिल्डिंग बनाने को दिन भर काम करता है वो, कोई लेडीज सीमेंट लेके जाती होगी। तो इनको जो पेमेंट करते हैं वो है डायरेक्ट वेजेस। क्यों? उनका संबंध बिल्डिंग के साथ सीधा हो गया, डायरेक्ट हो गया। लेकिन दिन भर के बाद, काम होने के बाद, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन काम बंद करने के बाद शाम को वॉचमैन, चौकीदार वहां पर आता है और चौकीदार चौकीदारी करता है। वो चौकीदार का तुम्हारे बिल्डिंग के निर्माण में कोई भी उपयोग नहीं है, पर उसकी सेवा आवश्यक है। क्यों? बिल्डिंग की दीवार बनाने के लिए मदद नहीं करता हो, पर सामान चोरी न जाए इसलिए उसको रखना पड़ता है। मतलब उसकी सेवाएं तो आवश्यक है, पर उसके बगैर बिल्डिंग का काम रुकता नहीं। उसको जो पेमेंट देते हैं उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट वेजेस। अब रहा कारखाने के बारे में, जब हम बात करते हैं, फैक्ट्री के अंदर मशीनें होती है, तो मशीन के आजू बाजू में या मशीन के ऊपर जो वर्कर्स लोग काम करते हैं और उनको जो पेमेंट दिया जाता है वो है डायरेक्ट वेजेस। फैक्ट्री बंद होने के बाद या शुरू भी रहेंगी तब गेट पर जो वॉचमैन खड़ा रहता है उसको जो पेमेंट करते हैं वो है इनडायरेक्ट वेजेस। समझ गए होंगे आप डायरेक्ट वेजेस और इनडायरेक्ट वेजेस का क्या अर्थ है। डायरेक्ट वेजेस ये यहाँ पर आती है नंबर 2 में, देखो। अब इनडायरेक्ट वेजेस कहाँ आती है? तो देखो, आपके पास फॉर्मेट है, फॉर्मेट में देखो मेन पॉइंट नंबर 2 डायरेक्ट वेजेस है, मेन पॉइंट नंबर 3 डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, मेन पॉइंट नंबर 4 का नाम है फैक्ट्री ऑन कॉस्ट। और वो फैक्ट्री ऑन कॉस्ट में देखो 42 आइटम्स है, उसमें से 2 नंबर का आइटम देखो इनडायरेक्ट वेजेस होगा। समझ गए होंगे?
वेजेस दो प्रकार की होती है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट वेजेस आती है यहाँ पर, इनडायरेक्ट वेजेस जाती है मेन पॉइंट नंबर 4 फैक्ट्री ऑन कॉस्ट में। अभी मेन टेबल का कॉस्ट शीट का तुम्हारे पास जो फॉर्मेट है उसका तीसरा पॉइंट लेते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और चार्जेबल एक्सपेंसेस। अभी ये इसके अंदर 7 आइटम लिख के दिए हैं मैंने, 7 आइटम्स, पर ये 7 आइटम्स जनरली आते ही नहीं। तीसरे नंबर का जो हेडिंग है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, उसमें ज्यादा से ज्यादा क्या आता है वो पेन से टिक मार्क कर लो, आपके पास नोट्स है। रॉयल्टी आती है 3 में का पहला, 3 में का 5वां है कॉस्ट ऑफ डाई, 6वां है स्पेशल कलर। ये 2-3 आइटम ही आते हैं, मैं बाकी आइटम समझा कर देता हूँ, पर वो बीकॉम बीबीए लेवल पर नहीं पूछते। वो ICWA, चार्टर्ड अकाउंटेंट, MBA, इनकी जो एग्ज़ाम्स होती है उनकी कॉस्ट शीट थोड़ी डिफ़िकल्ट रहती है, उसमें एक वो आइटम है जो मैंने नोट्स में डाला। अब देखो रॉयल्टी क्या होती है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में 7 आइटम आते हैं, उसमें का पहला आइटम रॉयल्टी। पे रॉयल्टी क्या होती है? रॉयल्टी को मराठी हिंदी में बोलते हैं अधिकार शुल्क। अपना अधिकार दूसरों को हम देते हैं, उसके बदले में कुछ पैसे लेते हैं, यानी शुल्क लेते हैं। अपना अधिकार दूसरे को देकर अधिकार के बदले में शुल्क लेना, उसको बोलते हैं अधिकार शुल्क, यानी रॉयल्टी। अभी रॉयल्टी के ढेर सारे प्रकार हैं। 12th कॉमर्स के जो आए, जो मेरे क्लास में थे उनको पढ़ाया, अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। एक एग्जाम्पल आपको मैं देता हूँ, चंद जो नए बच्चे हैं उनके लिए। मैं किताब का ऑथर हूँ, इवन 11th-12th में भी मेरे अकाउंट्स के बुक थे, बहुत सारे अकाउंट्स की किताब मैं लिखता हूँ। मेरे असिस्टेंट मेरे को ऑथर्स रहते हैं, हम किताब लिखते हैं, लिख कर रख देते, और वो किताब छापने के लिए, मार्केट में लाने के लिए हम पब्लिशर को देते। पब्लिशर मुझे किताब छापने वाला, लिखने वाले कौन? हम लोग। छापने वाला प्रिंटर, जिसको हम पब्लिशर बोलते, वो हमारा जो किताब का मटेरियल है हम उसको दे देते, वो छापता और मार्केट में बेचता। और मार्केट में बेचने के बाद जो पैसा उसको किताबें बेचने से मिलता है पब्लिशर को, उसमें से 15% वो हमको लाके देता, उसको मैं रॉयल्टी बोलता हूँ। क्यों? मेरे किताबों के अधिकार मैंने उनको दिए, उसके बदले में उन्होंने मुझे शुल्क लाके दिया, अधिकार शुल्क। इट इज कॉल्ड एज ए रॉयल्टी। दूसरा, एक्साइज ड्यूटी मालूम है आपको? हिंदुस्तान में कारखाने पर जो एक ज़्यादा का लोड है वो है एक्साइज ड्यूटी का, जिसको कभी कभी प्रोडक्शन टैक्स भी बोलते हैं। एक्साइज ड्यूटी क्या होती है? मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ हमेशा। आपने मान लो 3 लाख रुपए की कार लिया,
3 लाख रुपए की कार आपके डैडी ने लिया। वो 3 लाख रुपए के कार की ओरिजिनल मैन्युफैक्चरिंग कीमत 1 से 1.5 लाख होती है। तो कारखाने के अंदर कार बनाने के फैक्ट्री में कार बनने के बाद कारखाने के मालिक पर कार का प्रोडक्शन किया, इसलिए उस पर प्रोडक्शन टैक्स लगाया जाता है। ये टैक्स कारखाने के मालिक लोग गवर्नमेंट को देती है, उसी को एक्साइज ड्यूटी बोलते हैं। भारत में शराब, उसके बाद में बोलेंगे हम तंबाकू, टोबैको, सिगारेट्स, इसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी बहुत ज़्यादा लगती है। क्यों? क्योंकि लोगों ने ये चीज़ें नहीं खरीदना चाहिए, महंगे होना चाहिए और गवर्नमेंट को इनकम मिलना चाहिए, इसलिए एक्साइज ड्यूटी लगाते हैं। हायर चार्जेस, रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस। देखो, अगर आपके पास मशीनरी नहीं होगी और प्रोडक्शन करने के लिए कुछ समय के लिए आपने दूसरी की मशीन किराए से लाई होगी, तो उसको जो किराया देना पड़ेगा उसको बोलते हैं हायर चार्जेस। यानी जैसा आप कारखाने के मालिक हो, आप अपने कारखाने में पंखे बनाते हो, पंखे बनाने के लिए आपके पास एक मशीन उपलब्ध नहीं है, वो किराए से लाया, उसका किराया दिया, उसको बोलेंगे हम हायर चार्जेस। आर्किटेक्ट भी, इंजीनियर भी। अभी आप बोलेंगे सर आर्किटेक्ट और इंजीनियर ये इनका काम तो बिल्डिंग बनाने में है, यस, लेकिन कारखाने में भी वस्तु का प्रोडक्शन करते समय वस्तु का डिजाइन बनाने वाले आर्किटेक्ट होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं। ये जो कपड़ों के ऊपर अब अलग अलग डिजाइन देखते हैं, ये डिजाइन बनाने का काम आर्किटेक्ट करता है। कॉस्ट ऑफ डाइज, डा यानी साँचा, डा यानी साँचा। अब ये साँचा क्या होता है? तो देखो, आप लोग जब होली आती है, होली के समय गाठियाँ, शक्कर की गाठी जो गले में डालते हैं आपके, वो बहुत बिकती है। वो गाठिया क्या है? कुछ नहीं, शक्कर है। शक्कर को पिघलाते, लकड़े के सांचे रहते, उस सांचे में डालते और फिर 5-6 घंटे सूखने के बाद गाठिया बन जाती है। या दूसरा एग्जाम्पल लो, आपके घर में आपकी मम्मी गणेश जी या महालक्ष्मी के पूजन के वक्त करंजियाँ बनाती है। करंजी बनाने का साँचा होता है, वो जो लकड़े का या लोहे का साँचा होता, उसको बोलते हैं डाई। उसी तरह बड़े बड़े कारखाने में वस्तुएं बनाने के लिए डाई, सांचों का उपयोग किया जाता है। स्पेशल कलर, आपका कारखाने में जो प्रोडक्शन होता है उसमें कलर भी डालना पड़ता है, तो ये कलर की कीमत उसको बोलते हैं स्पेशल कलर। रेक्टिफिकेशन ऑफ डिफेक्टिव्स, काम करते करते कुछ प्रोडक्शन में गलतियां आ जाती है, मिस्टेक हो जाती है, तो उसको फेंकते नहीं, उसको दुरुस्त करते हैं। यानी पंखे के कारखाने में जिसके आप मालिक हो,
पंखा बनाते बनाते एक आधा पंखा थोड़ा सा डिफेक्टिव बन गया, तो वो डिफेक्ट निकालने के लिए प्रयास किए जाते हैं, उसको बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन म्हणजे क्या? गलतियों का सुधार करना, उसके लिए खर्चा आता है, वो इसमें आता है। तो ये 7 आइटम माइनस के हैं, सॉरी डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं, पर उसमें के हमेशा आने वाले आइटम 2-3 ही हैं जो मैंने आपको बताया, रॉयल्टी, डाई, कॉस्ट ऑफ डाई और स्पेशल कलर। बाकी आइटम बीकॉम बीबीए लेवल पर नहीं आते। फिर इन तीनों की जाती है टोटल, और तीनों की टोटल को ए नाम दिया जाता है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट, या इसका और एक नाम है बेसिक कॉस्ट। यानी ये 1, 2, 3 प्रॉब्लम में दिए जाएंगे, तीनों की टोटल करके आपको जो पहला आंसर मिलेगा वो रहेगा प्राइम कॉस्ट का। प्राइम कॉस्ट को ही जब ICW वाले बच्चे पढ़ते हैं वो बेसिक कॉस्ट बोलते हैं, हम उसको प्राइम कॉस्ट बोलते हैं, दोनों नाम है उसके। फिर आइटम नंबर 4 में आता है फैक्ट्री ऑन कॉस्ट या ओवरहेड या एक्सपेंसेस। तो देखो, ये आइटम चालू करने के पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। ओवरहेड फैक्ट्री ऑफिस और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ओवरहेड के मुख्य 3 प्रकार हैं। ओवरहेड के मुख्य 3 प्रकार हैं। तो फैक्ट्री ओवरहेड, आपको जो शीट दी गई, कॉस्ट शीट की टेबल दिया गया, उसमें नंबर 4 पर है। ऑफिस ओवरहेड यह नंबर 7 पर है, और सेलिंग ओवरहेड यह नंबर 10 पर है। और एक चीज बताना चाहता हूं, यानी आपके कंफ्यूजन नहीं होगी। ये जो ओवरहेड है ना, इसको कुछ लोग एक्सपेंसेस भी बोलते हैं, कुछ लोग ऑन कॉस्ट भी बोलते हैं। ओवरहेड को कुछ लोग एक्सपेंसेस बोलते हैं, कुछ लोग ऑन कॉस्ट भी बोलते हैं, और फैक्ट्री को कुछ लोग वर्क्स भी बोलते हैं। वर्क्स है ना फैक्ट्री, WORK वर्क म्हणजे काम, WORKS वर्क्स म्हणजे फैक्ट्री। अभी देखो, कंफ्यूज मत होना, क्या हो गया?
कुछ लोग बोलेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, कुछ लोग बोलेंगे फैक्ट्री एक्सपेंसेस, कुछ लोग बोलेंगे फैक्ट्री ऑन कॉस्ट, कुछ लोग बोलेंगे वर्क्स ओवरहेड, वर्क्स एक्सपेंसेस, वर्क्स ऑन कॉस्ट। इधर देखो, कुछ लोग बोलेंगे ऑफिस ओवरहेड, कुछ लोग बोलेंगे ऑफिस एक्सपेंसेस, कुछ लोग बोलेंगे ऑफिस ऑन कॉस्ट। एक ही बात है, एक ही चीज के नाम को थोड़ा घुमाया है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड या फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस या फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑन कॉस्ट। ये इसलिए डायग्राम निकाल के बताया, कभी कभी मेरे बोलने में आएगा कि बेटा फैक्ट्री ओवरहेड लिखो, कभी बोलूंगा वर्क्स ओवरहेड लिखो, कभी बोलूंगा फैक्ट्री ऑन कॉस्ट लिखो, तो कंफ्यूज हो गया। ये टेबल आपने ध्यान में रखना। अब देखो बेटा, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड और फैक्ट्री एक्सपेंसेस वो लिख के रखा है। अब ओवरहेड के प्रमुख प्रकार 3 हैं। एक आता है नंबर 4 पर, एक आता है नंबर 7 पर, एक आता है नंबर 10 पर। अभी इसका क्लासिफिकेशन ध्यान में आपने कैसे रखना, ये मैं आपको कुछ टेक्निक्स के द्वारा बताता हूं। देखो, रेंट यानी किराया। अगर वो रेंट फैक्ट्री का होगा तो 4 नंबर में आएगा, अगर वो रेंट ऑफिस का होगा तो 7 नंबर में आएगा, अगर वो रेंट सेलिंग डिपार्टमेंट का होगा तो 10 नंबर में आएगा। एक ही आइटम 3 जगह आ सकता है। सैलरी फैक्ट्री मैनेजर की बोला तो 4 में आएगी, सैलरी ऑफिस मैनेजर की बोला तो 7 में आएगी, सैलरी सेलिंग मैनेजर की बोला तो 10 में आएगी। मतलब क्या हो गया, ये 3 मेजर डिपार्टमेंट समझो। फैक्ट्री के एक्सपेंसेस 4 में डालना, ऑफिस के 7 में डालना, सेलिंग के 10 में। और एक एग्जांपल लेते हैं अपन, स्टेशनरी फैक्ट्री के लिए लगती होगी तो 4 में जाएगी, स्टेशनरी ऑफिस के लिए लगती होगी तो 7 में आएगी, स्टेशनरी सेलिंग डिपार्टमेंट को लगती होगी तो 10 में आएगी। मतलब मुझे कहना क्या है, ओवरहेड 3 प्रकार के हैं। ओवरहेड है ना एक्सपेंडिचर, एक आधा एक्सपेंडिचर तीनों जगह भी आ सकता है। वो कौन से डिपार्टमेंट का है इस पर वो डिपेंड है। अभी देखिएगा, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट में मैं वो आइटम लिखूंगा जो फैक्ट्री के साथ कनेक्शन रखते हैं। ऐसे आइटम देखो 42 होंगे। देखो आपके नोट्स में 4 नंबर का जो मेन पॉइंट है उसके सब पॉइंट है 42। 7 नंबर का जो मेन पॉइंट है उसके सब पॉइंट है 20 और 10 नंबर का जो पॉइंट है इसके सब पॉइंट है 22। मतलब क्या हो गया, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट में 42 प्रकार के आइटम आ सकते हैं, ऑफिस ऑन कॉस्ट में 20 प्रकार के आइटम्स आ सकते हैं, सेलिंग डिपार्टमेंट में 22 आइटम प्रकार के आइटम्स आ सकते हैं। तो देखो अभी 4 नंबर में फैक्ट्री ऑन कॉस्ट है, डिटेल में मैंने नाम समझा दिए, एक बार फिर समझा देता हूँ। फैक्ट्री ओवरहेड बोलो या फिर वर्क्स ओवरहेड बोलो, फैक्ट्री एक्सपेंसेस बोलो
या फिर वर्क एक्सपेंसेस बोलो, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट बोलो या वर्क्स ऑन कॉस्ट बोलो, बात एक ही है। तो ये देखो, ऑफिस ओवरहेड बोला तो भी चलेगा, ऑफिस एक्सपेंसेस बोला तो भी चलेगा, ऑफिस ऑन कॉस्ट बोला तो भी चलेगा, सेलिंग ओवरहेड बोला तो चलेगा, सेलिंग एक्सपेंसेस भी चलेगा, और सेलिंग ऑन कॉस्ट बोला तो भी उसका मीनिंग सेम है। अभी 4 नंबर के मेन पॉइंट में आने वाले सब पॉइंट्स पढ़ाना मैं चालू करता हूँ। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस देखिए बेटा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस देखो 3 नंबर देखो ऊपर है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस देखो ये 4 नंबर में आता है। हमारा पॉइंट नंबर 4 चल रहा, पहला आइटम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, अभी मैंने बता दिया आपको। इनडायरेक्ट वेजेस ऑलरेडी मैंने आपको डायरेक्ट वेजेस पढ़ाया तब पढ़ा दिया, उसी का दूसरा नाम अनप्रोडक्टिव वेजेस है। इनडायरेक्ट वेजेस और अनप्रोडक्टिव वेजेस बोथ आर सेम आइटम। यहाँ पर मैं ये वीडियो रोक देता हूँ, मैं नहीं थका पर कैमरा थक गया, इसलिए मैं अगला मटेरियल अगले वीडियो में शुरू करूँगा।